हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति विलियम सोमाई रूटो पहली भारत यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा केन्या। तो जो केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम सोमाई रूटो, तो वो पहली बार भारत की यात्रा पर आए हैं। जब से वो राष्ट्रपति बने थे तब से वो एक भी बार भारत नहीं आए थे, लेकिन अब वो फाइनली भारत पहुंच गए हैं और उनकी जो ये यात्रा होगी वो 3 दिन की यात्रा होगी। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात करेंगे, इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी मुलाकात करने वाले हैं। दोस्तों, नई दिल्ली में एक व्यापार और निवेश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो उस कार्यक्रम में भी वो भाग लेने वाले हैं। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं यानी बाइलैटरल रिलेशंस हैं वो भी मजबूत होने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं केन्या की। ये केन्या है कहाँ? तो दोस्तों, केन्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल इसकी नैरोबी है। राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो। करेंसी है केन्याई शिलिंग और यह ईस्ट अफ्रीका का देश है। केन्या दुनिया का 28वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जबकि अफ्रीका का यह 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। मोम्बासा केन्या का मुख्य बंदरगाह है। तो अफ्रीका महाद्वीप की एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। तो उस झील का 6% हिस्सा केन्या में है। अब केन्या की लोकेशन देख लीजिएगा, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये है केन्या की लोकेशन। ठीक है दोस्तों, ये है विक्टोरिया झील। तो इसका 6% हिस्सा केन्या में जाता है। यहाँ पर आप और भी इमेज को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों, ये है विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यह झील तंजानिया, युगांडा और केन्या में फैली हुई है। तो ये है केन्या और ये है युगांडा और ये है तंजानिया। इसके बीचों बीच स्थित है दोस्तों कौन सी झील? विक्टोरिया झील। तो 6% हिस्सा है केन्या के पास, बाकी युगांडा और तंजानिया देश के पास है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आपने मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट बना लेंगे तो पूरा नवंबर माह का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको मिल जाएगा। तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और इसके अलावा जो भी और महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा या फिर प्ले स्टोर से स्टडी कर सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा? तो हमारे ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा जो क्लास के पीडीएफ नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। डेली क्विज भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे ऐप पर। तो ऐप को एक बार आप डाउनलोड जरूर करिएगा। दोस्तों, नवंबर माह की जो ई बुक है करंट अफेयर्स की वो अब आपको ऐप पर मिल जाएगी या फिर हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो अगर आप वेबसाइट से इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट इसको प्राप्त कर सकते हैं या फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से इसको प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रेवंत रेड्डी। तो तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी और वो के चंद्रशेखर राव के स्थान पर अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो अभी दोस्तों तेलंगाना में तीसरी विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है और अब कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे के आसपास चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेने वाले हैं। तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें हैं जिस पर वोटिंग 30 नवंबर को की गई थी और 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 64 सीटें हासिल की थी, यानी सबसे अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी को आई थी। तो उसे बहुमत प्राप्त हो गया था क्योंकि तेलंगाना की विधानसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 60 है। रेवंत रेड्डी की अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम है अनुमुला रेवंत रेड्डी और इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत भाजपा की स्टूडेंट विंग एबीवीपी से हुई थी। 2007 में वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए थे। फिर वो टीडीपी पार्टी यानी तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए थे और वो 2017 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस के वर्तमान में वो तेलंगाना में
अध्यक्ष भी हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अब वो फाइनली चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तेलंगाना के। तेलंगाना के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। विधान परिषद की यहाँ पर 40 सीटें हैं। विधानसभा की 119 हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 17 सीटें हैं। तेलंगाना के अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका है। तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने अभी हाल ही में रवि गुप्ता को अपना नया डीजीपी नियुक्त किया है। मुखराज गांव जो है वो तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बन गया है। बीमित गांव का मतलब है कि यहाँ के सभी लोगों का बीमा है। शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में 125 फीट ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा का अभी कुछ समय पहले अनावरण किया था। और तेलंगाना के तंदूर रेडग्राम को जीआई टैग मिला हुआ है। तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण 6% से बढ़ा करके 10% किया है। तो ये तेलंगाना से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश फडणवीस का निधन हो गया है, वह कौन थे? आंसर हो जाएगा एक्टर। तो एक्टर दिनेश फडणवीस का निधन हो गया है। अगर आपने टीवी शो सीआईडी देखा होगा तो उसमें जो इंस्पेक्टर फेडेक्स बनते थे वही थे दिनेश फडणवीस। तो उनका अब निधन हो गया है। तो दिनेश फडणवीस ने मराठी फिल्मों में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा हिंदी फिल्मों जैसे सरफरोश और मेला में भी काम किया हुआ था। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रसिद्ध अभिनेत्री आर सुब्बालक्ष्मी का निधन हुआ है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है। याद रखिएगा कि जो हेनरी किसिंजर हैं इनका संबंध अमेरिका से है और ये अमेरिका के विदेश मंत्री रहे हैं। धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड के निदेशक CK गोपीनाथन का निधन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी का निधन हुआ है। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला रोजलिन कार्टर का निधन हुआ है। फिल्म निर्देशक संजय गढ़वी का निधन हुआ है। तेलुगु एक्टर चंद्रमोहन का निधन हुआ है और जलवायु विशेषज्ञ सलीमुल हक का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दोस्तों, दिल्ली जो है महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर बताया गया है NCRB के आंकड़ों में। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB ने 2022 की रिपोर्ट में ये बताया है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। यहाँ 2022 में एक दिन में 3 रेप के केस दर्ज किए गए हैं, यानी प्रतिदिन लगभग 3 रेप के केस दर्ज किए जाते रहे हैं 2022 में। इसके अलावा कुछ और आंकड़े पेश किए गए हैं। तो NCRB की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 केस दर्ज किए गए हैं, यानी हर घंटे लगभग 51 FIR होती नहीं है महिलाओं के खिलाफ अपराध की। तो ये जो आंकड़ा है ये 2022 का आंकड़ा है, इस बात को आप याद रखिएगा। 2021 में जो अपराध का आंकड़ा था महिलाओं के खिलाफ वो था 4,28,278। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 की तुलना में महिला अपराधों में 4% की बढ़ोतरी हुई है। NCRB ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि देश में बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। दोस्तों, 2022 में महिला अपराध में 65,743 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश टॉप पर है, यानी कि 2022 में सबसे अधिक महिला अपराध के जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। कितने? 65,743। फिर इसके बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 45,331 केस दर्ज किए गए हैं। फिर है राजस्थान में 45,058 केस दर्ज किए गए हैं। और फिर है उसके बाद पश्चिम बंगाल में 34,738 केस दर्ज किए गए हैं। फिर इसके बाद है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 32,765 केस दर्ज किए गए हैं 2022 में महिला अपराध के। दोस्तों, चलिए बात करते हैं NCRB की। NCRB का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसके वर्तमान निदेशक हैं विवेक गोगिया। इसका काम होता है अपराध और अपराधियों की जानकारी एकत्रित करना, यानी कि अपराध का और अपराधियों का जो रिकॉर्ड है वो एकत्रित करना किसका काम होता है? NCRB का होता है। NCRB के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती हैं? तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी की जाती है, आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या की रिपोर्ट जारी की जाती है, इसके अलावा जेल सांख्यिकी जारी की जाती है
और भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये कुछ प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है कौन? एनसीआरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने COP28 में किसके इस्तेमाल रोकने पर सहमति नहीं जताई है? आंसर हो जाएगा कोयला। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि COP28 का जो आयोजन है वो दुबई यूएई में किया जा रहा है। तो वहां पर एक ऐसा प्रस्ताव आया था कि 2030 तक फ्यूल के तौर पर कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह से रोका जाए। तो भारत ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। तो भारत का कहना यह है कि वो कोयले का इस्तेमाल नहीं रोकेगा। अब भारत ने इस प्रकार का कदम क्यों उठाया है? क्योंकि भारत में 75% पावर सप्लाई अभी भी कोयले पर निर्भर है, यानी कि जो 75% बिजली है वो कोयले से बन रही है भारत में। तो अगर भारत कोयले का इस्तेमाल रोक देगा तो बिजली का उत्पादन कैसे करेगा? और बिजली का सिर्फ 22% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त होता है। भारत ने 2021 में कोयले का प्रोडक्शन 778 मिलियन टन से बढ़ा करके 893 मिलियन टन कर दिया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं COP28 क्या है। तो COP28 संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 28वीं बैठक है। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस समय COP में 192 पार्टीज हैं। COP की पहली बैठक मार्च 1995 में बर्लिन में आयोजित की गई थी। यह क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC में शामिल सदस्यों का सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी को कौन सा सर्वेक्षण पोत प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा INS संध्याक। तो दोस्तों INS संध्याक नाम का जो सर्वेक्षण पोत है वो अभी हाल ही में इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। किसके द्वारा ये सौंपा गया है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा ये जो शिप है ये इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस जहाज को बनाने की प्रक्रिया 12 मार्च 2019 को शुरू हुई थी और 5 दिसंबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। इस जहाज की लंबाई 110 मीटर है। इस जहाज का इस्तेमाल फुल स्केल कोस्टल और डीप वाटर। चलिए दोस्तों अब हम डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वीडन की एक कंपनी है जो डिफेंस के क्षेत्र में काम करती है, उसका नाम है साब। तो उसको पहली बार भारत में रक्षा उद्योग में 100% FDI को मंजूरी मिल गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बार्डिनार गुजरात के पास नौवा अभ्यास नेट पोलरेक्स 9 आयोजित किया है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अभी हाल ही में अनावरण किया गया है और इसका जो अनावरण है ये सूरत गुजरात में किया गया है। अमेरिकी सेना के द्वारा मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय वायुसेना के द्वारा MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान को अभी हाल ही में रिटायर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन बना है? आंसर हो जाएगा रिज। तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हर साल एक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुनता है। तो इस बार उसने रिज शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। रिज का मतलब होता है रोमांटिक अपील। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के स्टाइल चार्म को बताने के लिए किया जाता है। 1 फरवरी 1884 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पहली बार पब्लिश हुई थी। इस डिक्शनरी को 1928 में पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था। वर्तमान में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से ज्यादा शब्द मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कोलकाता में शुरू हुआ है। तो दोस्तों 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला 4 दिसंबर से कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर में शुरू हो गया है। इस वर्ष पुस्तकों के इस उत्सव में 65 प्रकाशक भाग ले रहे हैं। इस पुस्तक मेले में प्रकाशकों को बांग्लादेशी साहित्य में रुचि रखने वालों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। यानी इस पुस्तक मेले में जो बांग्लादेशी साहित्य है वो उपलब्ध है। इस पुस्तक मेले का आयोजन 13 दिसंबर तक किया जाएगा। भारत के कुछ प्रमुख मेले डिस्कस कर लेते हैं, जैसे गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, पुष्कर मेला राजस्थान में, सोनपुर मवेशी मेला बिहार में, हेमेश गोम्पा मेला लद्दाख में, अंबुबाची मेला असम में, बेड़ेश्वर धाम मेला राजस्थान में, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा में, कुंभ मेला प्रयाग हरिद्वार उज्जैन और नासिक में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई पैरालंपिक समिति पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा शीतल देवी ने। तो दोस्तों भारतीय पैरा तीरंदाज हैं शीतल देवी और वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। तो उन्होंने एशियाई पैरालंपिक समिति पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब जीता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है शीतल देवी।
दोस्तों इनके हाथ नहीं है, लेकिन ये तीरंदाजी करती हैं पैरों से। तो इनका जो जीवन है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो कुछ छोटी छोटी सी कहानियां होती हैं, उनसे हमें मोटिवेट जरूर होना चाहिए। तो इनके पास बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कमी को ही मजबूती बनाया हुआ है। हाथ नहीं है, लेकिन वो पैरों से तीरंदाजी करती हैं। तो उनका जीवन हमें बहुत मोटिवेट करता है। ऐसी कहानियों से जरूर आप कुछ सीखिएगा। शीतल देवी ने अक्टूबर में जो एशियन पैरा गेम्स आयोजित किए गए थे चाइना में, उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उन्होंने व्यक्तिगत और टीम कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड युगल वर्ग में सिल्वर मेडल भी जीता था। अगला क्वेश्चन है, IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आर्मेनिया के एयरबॉर्न शहर में IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो भारत ने 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि रसिया ने 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और रसिया के द्वारा इस चैंपियनशिप को जीता भी गया है। चैंपियनशिप में गर्ल्स में आकांक्षा ने 70 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा परी ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में और निशा ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दोस्तों बात करते हैं IBA की, यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की। तो इसका गठन 1946 में किया गया था। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं उमर नजरोविच क्रेमलेव और एसोसिएशन में 203 राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ शामिल हैं। तो दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, बंगाल की खाड़ी में बने तूफान मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया है? म्यांमार ने। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है? ZPM को। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है? महाराष्ट्र। माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? इटली में। जिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में मुरली श्रीशंकर को जिमी जॉर्ज पुरस्कार दिया गया है। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? R वैशाली। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? BR ललितांबिका को। अक्टूबर 2023 में प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 12.1। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? कंचन देवी। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति बताई गई है। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। 243 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है। 245 में संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार बताया गया है और 248 में अपशिष्ट विधायी शक्तियां बताई गई हैं। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है? तो वह इटली में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इटली बताया हुआ है। इसके अलावा बीच में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 का बैलन डी ओर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को प्राप्त हुआ है। आज का क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।